हाय, स्वागत है आप सबका अंतरिक्ष विज्ञान के इस रोचक कार्यक्रम में। मैं आंचल एक बार फिर हाजिर हूँ आपको अंतरिक्ष की यात्रा कराने के लिए। हम सैर पर निकले हैं मंगल ग्रह की, एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी से शायद सबसे ज्यादा मिलता जुलता है। जरा कल्पना करें, यह पृथ्वी विराट अंतरिक्ष यान है जो हमें अंतरिक्ष की सैर कराती है। अपने ढंग का अनोखा कॉस्मिक अंतरिक्ष यान जिसमें जीवन की अनगिनत विविधताएं मौजूद हैं। एक ऐसा विराट अंतरिक्ष यान जो अधिक से अधिक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की क्षमता रखता है। जैसे सन 1969 की 20 जुलाई को उसने 3 महाकाश यात्रियों समेत उस बंजर उपग्रह की ओर रॉकेट दागा। इस यान ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच महासागर पर संकरा जल डमरू मध्य पार किया और इतिहास रच डाला। इंसान का ये नन्हा सा कदम भविष्य में विराट के लिए छलांग, जबरदस्त पदक्षेप साबित हुआ। उसी दिन से हमारे अंतरिक्ष यान नियमित रूप से अंतरिक्ष की अंतः भूमंडलीय खाइयां पार करते रहे और प्लूटो को छोड़कर हम हर ग्रह तक जा पहुंचे। अंतरिक्ष के रेड प्लैनेट जैसे महाशून्य की तरफ जबरदस्त उड़ानों के बाद अब महाकाश यानों के लिए मंगल ग्रह प्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। जैसे जैसे हम मंगल ग्रह के करीब पहुंचते गए, हमें पर्याप्त सबूत मिले कि मंगल ग्रह में भी सागर महासागर मौजूद थे और संभव है कि लाखों करोड़ों वर्षों से जमी हुई धूल के नीचे अभी भी वहां जमा हुआ पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। लेकिन आज मंगल ग्रह में हम अनचाहे हैं। यह एक मरा हुआ द्वीप है। सुरक्षित वायुमंडल के अभाव और लगातार उल्कापात की वजह से मंगल ग्रह का धरातल बिल्कुल सूख गया और किसी समय बिल्कुल मर गया। पहला रोबोटिक यान जब ऊबड़ खाबड़ और धूल से ढके मंगल ग्रह की धरती पर उतरा, तब वहां जिंदगी का कोई निशान नहीं मिला, न उस धरती के ऊपर न धरती के नीचे। वैज्ञानिकों ने योजना बनाई कि वहां किसी प्रकार का रोवर यान भेजा जाए जो भौगोलिक खोजकर्ता की भूमिका निभाए। नासा के पाथफाइंडर अंतरिक्ष यान ने सन 1996 की 4 दिसंबर को मंगल ग्रह की यात्रा शुरू की और वहां की ऊसर धरती पर पूरे दम से हमलावर हुआ। मंगल ग्रह के भयावह गुलाबी आसमान पर हम एक भयावह दृश्य का नजारा करने वाले हैं। पाथफाइंडर का ताप प्रतिरोधक रोबोट जैसा लैंडर एक पैराशूट के सहारे लटकता हुआ गुलाबी आसमान पर तैरता रहा। वह ताप प्रतिरोधक धीरे धीरे खुलता गया और लैंडर का ऐतिहासिक अवतरण हुआ। गैस उत्पादक यंत्र सक्रिय हो उठे और लैंडर की सुरक्षात्मक हवा थैलियां लैंडर के आसपास फूलने लगी। उसके बाद अचानक एक रॉकेट दागा गया और अवतरण की रफ्तार धीमी कर दी गई। मंगल ग्रह के मृत्यु जैसे सन्नाटे में अब जरा इस नन्हे से विपथ गमन का नजारा करें। सचमुच यह नितांत अचिन्हा दृश्य था। हवा से फूली हुई थैली के अंदर लैंडर अभी भी आलिंगनबद्ध था और मंगल रेड ग्रह से टकराता रहा। ये आखिर कब तक टकराता रहेगा? जरा इंतजार करें और अपनी आंखों से देखें और कुछ एक मोहक दृश्यों का नजारा करने के लिए भी तैयार हो जाए। जैसे यह दृश्य, एक फूल खिलता हुआ लैंडर के 3 पंखुड़ी वाले सौर पैनल का खिलकर फूल बनने की शोभा। लो वे फूल विजेता होने के गर्व से खिल उठे। अब तो लैंडर पृथ्वी से रेडियो सिग्नल भी प्राप्त करने लगा है और इसे अपनी झुकी हुई ढाल पर सक्रिय होने और अन्यान्य वैज्ञानिक खोज के निर्देश भी दिए जाने लगे हैं। लो, ये चल पड़ा, तेज ढलान वाले मार्ग पर फिसलने लगा।
किसी ऐसे उत्सुक बच्चे की तरह जो अपने पैरों पर डगमग चल पड़ा और अपने 6 धातवी पहियों के सहारे ये रोबोट घूम फिर रहा है। डगमग चाल में चलता हुआ ये कोई बच्चा है या कोई यंत्र, या कोई भू विशेषज्ञ मंडल की लाल धरती पर टहलता हुआ? शायद कोई भू विशेषज्ञ ही है, क्योंकि इस रोबोट को कई गहन गंभीर कार्य पूरे करने हैं। अंतरिक्ष की परतें दिनों दिन खुलती जा रही हैं। ऐसे में आपकी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही होगी और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या हमारा विज्ञान हमें पृथ्वी के अलावा किसी ग्रह पर ठहराने की व्यवस्था कर पाएगा? इसी को जानने के लिए आइए अपने मंगल की यात्रा को आगे बढ़ाएं। मंगल ग्रह के वर्तमान जल संसाधनों के अध्ययन के लिए एक और मिशन भी शुरू किया गया, मार्स ग्लोबल सर्वेयर। 1997 की सितंबर को मंगल ग्रह तक पहुंचा। 18 महीनों के बाद इस यान ने अपनी गति धीमी कर दी और 350 किलोमीटर ऊपर ही चक्कर काटने लगा। सर्वेयर को जब मंगल की धुरी पर कैप्स नजर आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां तो कोई और ही तस्वीर नजर आई। मंगल के दक्षिणी सिरे पर बर्फ के रूप में जमा हुआ पानी नजर आया, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ढका हुआ था। दूसरी तरफ मंगल के उत्तरी धुरी के सिरे पर भी पानी का सागर लहरा रहा था, जो जमकर बर्फ हो चुका था। मंगल के मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने भावी खोजकर्ताओं के लिए एक जबरदस्त खबर दी कि हाँ, मंगल ग्रह पर काफी पानी मौजूद है, जो धरातल के नीचे स्थायी तुषार भूमि के रूप में जम चुका है और जिसने समूचे ग्रह को एड़ी जितनी गहरी झील से ढक रखा है। मार्स ग्लोबल सर्वेयर को यह भी पता चला कि मंगल में अधिकांश आग्नेय चट्टानें हैं, लेकिन कुछ एक तलछट पत्थर भी हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद हैं। यह बात निसंदेह साबित करती है कि मंगल ग्रह में कभी पानी लहराता था। वैसे सुदूर अतीत में भी यहाँ पानी का सागर लहराता हो, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मार्स ग्लोबल सर्वेयर यान को मंगल की धरती पर धूल भरी आंधी के भयंकर गोले भी नजर आए। ये खौफनाक धूल बवंडर का लघु रूप है, जो लगभग 10 से 100 मीटर चौड़े हैं, जहां उमड़ती हवा में 20 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलती रहती है। पृथ्वी के प्रतिकूल मंगल ग्रह की धरती पर किसी अजानी आकाशगंगा से अपेक्षाकृत तेजी से सक्रिय प्रभारित अणुओं की लगातार वर्षा होती रहती है। इसलिए स्पष्ट है कि भावी मानव खोजकर्ता जो यहाँ पहुँचेंगे, उन्हें विकिरण का खतरा झेलना पड़ेगा। विकिरण वायुमंडल के अध्ययन और माप जोख तथा खनिज संबंधी विस्तृत विश्लेषण के लिए सन 2001 की अक्टूबर में मार्स ओडिसी लाल ग्रह में पहुंच ही गया। वैज्ञानिक ओडिसी को धीरे धीरे काम करने के लिए सटीक जगह पर लाने की दिशा में कई हफ्तों तक जुटे रहे। ओडिसी के मंगल ग्रह के गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर ने पता लगाया कि मंगल ग्रह का अनजान बवंडर क्षेत्रों के विकिरण के अलावा सूर्य किरणों का भी शिकार होता है। मंगल के उपग्रह फोबोस का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1000वें हिस्से के बराबर। ऐसे में एक साधारण आदमी का वजन फोबोस पर कुछ ही ग्राम रह जाएगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप फोबोस पहुंच जाएं तो वहां क्या क्या कर पाएंगे? ये सब मैं आपको बताऊंगी इस ब्रेक के बाद।
फोबोस पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण आप वहां चलने के बजाय हवा में तैरने लगेंगे और वहां पर अगर आपने क्रिकेट बॉल जोर से फेंकी तो शायद आपकी वो बॉल फोबोस के परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट पर पहुंच जाए। जी हाँ, ये सब हो सकता है आपके साथ फोबोस पर। ओडिसी ने यह भी पता लगाया कि मंगल का अधिकांश पानी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। पानी की मौजूदगी से जो धातु जमा हुए थे, मंगल ग्रह जब से बना उसके क्रम विकास में पानी की भूमिका समझने में ओडिसी को मदद मिली। वहां मेरिडियनी प्लानम नामक स्थान में सेडिमेंट्री चट्टान की मौजूदगी ने पृथ्वी की तरफ से एक और मंगल ग्रह अभियान के लिए प्रेरित किया। आइए हम एक बार फिर इस मिशन की जानकारी लें। अंधेरे और सन्नाटे भरे अंतरिक्ष में 7 महीनों के लंबे सफर के बाद अपॉर्चुनिटी रोवर यान अब मंगल ग्रह की गुरुत्व शक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करने ही वाला है। सन 2004 की 31 जनवरी को मंगल ग्रह पर अपॉर्चुनिटी रोवर ने अपनी उच्चतम तकनीक संपन्न बाहें फैला दी और राहत की सांस ली, मानो वह अपनी यात्रा की थकान उतार रहा हो। अभी भी वह लैंडर में ही स्थित है जो उसे मंगल ग्रह तक ले आया था। अपने हिस्से के कार्य के लिए उसने अपने पहियों को गतिमान किया और चल पड़ा। अब वह रोवर यान ही हमारी आंखें बन गया। वे आंखें 3.7 बिलियन वर्ष पुरानी एक अनजानी दुनिया के वीरान सौंदर्य में डूब गईं। सुदूर पृथ्वी से एक संकेत नहीं, बस एक आदेश की प्रतीक्षा। आदेश मिलते ही अपॉर्चुनिटी रोवर यान ने लैंडर से हमेशा के लिए विदा ले ली। यह रोवर यान क्या उसी धरातल पर घूम रहा है जहां कभी महासागर हुआ करता था? शायद हाँ। अब उस रोबोट अंतरिक्ष यान ने इस अनजान ग्रह के सघन, समृद्ध और नमकीन धरातल को सूंघना, खरोंचना और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐन उसी वक्त आसमान के सभी खूबसूरत दृश्यों में सर्वाधिक मोहक नजर आया फोबोस के पारगमन का दृश्य। मंगल ग्रह का अपेक्षाकृत बड़ा उपग्रह जो सूरज के ऊपर से तेज रफ्तार में गुजरता है। सूरज के अधिकांश हिस्से को ढके हुए फोबोस एक काले रंग के चक्र जैसा नजर आता है। आंधी तूफान भरा फोबोस मंगल कक्ष के बिल्कुल करीब खौफनाक ढंग से चक्कर लगाता है। सौर मंडल में अन्य कोई उपग्रह किसी प्रमुख ग्रह के इतने करीब आने का साहस नहीं करता। अब और अधिक क्या होना है कि फोबोस मंगल ग्रह की धरती की तरफ से हर साल 2 मीटर करीब से करीबतर होता जा रहा है। लगभग 50 मिलियन सालों में परिक्रमण पथ के क्षय की वजह से ये मंगल ग्रह से टकराकर एकदम से गिर पड़ेगा। लेकिन भविष्य में वहां ऐसी महाविनाशकारी घटना के बावजूद हमें मंगल ग्रह की धरती पर विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। यह मिशन लगातार दृढ़ता से जारी रहेगा।
यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने पृथ्वी से 400 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सन 2003 की दिसंबर में मंगल के करीब पहुंचा। मार्सिस नामक एक रडार प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए मंगल की सर्द और सूखे उपमार्गों में चंद किलोमीटर तक पानी के संकेतों की तलाश शुरू की गई। अब 40 मीटर लंबी एंटेना के जरिए मंगल ग्रह के निम्न फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स भेजे जाएंगे और ये एंटेना जिसकी धरातल से टकराएंगे रेडियो वेव्स प्रतिफलित करेंगे। अपनी लंबी बूम्स के साथ ये रडार मार्स एक्सप्रेस को मंगल पर पानी की तलाश में लगातार मदद करेगा। लेकिन इस सभी मिशन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है मंगल ग्रह की धरती पर इंसानों का कदम रखना। मंगल ग्रह की लंबी यात्रा पर रवाना होने से पहले एक लूनार सीमा चौकी में अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों तक ठहराकर अपने घरेलू ग्रह से बाहर किसी दूसरी जमीन पर रहने का जरूरी अभ्यास काफी सहायक होगा। इस महान चुनौती के मुकाबले के लिए तैयारी, एक रोमांचक चुनौती भरी यात्रा जो हमें मंगल ग्रह से भी काफी आगे ले जाएगी। उम्मीद की जाती है कि अंतरिक्ष की अनंतता में घूमते भटकते हुए हलचल भरी कॉस्मिक की आड़ में छिपे वर्तमान असंख्य ग्रहों तक उपनिवेशवाद की राह बिल्कुल साफ और सरल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं फोबोस पर एक दिन सिर्फ 8 घंटे का होता है? ऐसी कई और जानकारियां हम आपके लिए लाने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। फोबोस मंगल ग्रह से 6500 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाकर वापस आने तक की दूरी के बराबर है। फोबोस से मंगल ग्रह इतना बड़ा दिखाई देता है और सूर्य सिर्फ इतना सा। खैर, चौंकिए मत, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं एक बहुत ही दिलचस्प और खास मेहमान से। हमारे शहरों में बंदरों के हमले बहुत आम हो गए हैं। बंदरों ने बहुत से मासूम नागरिकों पर हमले किए हैं और उन्हें काटा है। आमतौर पर शर्मीले और आराम से पेड़ों पर रहने वाले ये जानवर समाज के लिए एक मुसीबत और सेहत के लिए एक आफत बन गए हैं। बंदरों में रेबीज होती हैं और इनके द्वारा काटा जाना खतरनाक हो सकता है। साल दर साल तेजी से होते शहरीकरण और विकास के कारण जमीन के इस्तेमाल में बदलाव आया है। जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा साफ किया जा चुका है और उसमें कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं। पहले बंदर यहीं रहा करते थे। अब बंदरों को मजबूरन अपने नए आशियाने यानी शहरी जंगल में रहना पड़ रहा है। भारत भर में ज्यादातर शहरों में मंगलवार श्रद्धालुओं और बंदरों दोनों के लिए ही बेहद खास दिन होता है। श्रद्धा भाव से भरे भक्तगण अपनी आस्था को प्रकट करते हुए मंगलवार को बंदरों को खिलाते हैं। लेकिन बंदर बदकिस्मती से इन धार्मिक दिनों को नहीं समझते। उन्हें तो रोज खाना पाने की उम्मीद रहती है। जिन दिनों में श्रद्धालु बंदरों को खाना नहीं देते, उन दिनों भूखे बंदर शहर में घूम घूम कर मासूम लोगों पर हमला करते हैं और उनसे खाना छीन लेते हैं। मगर क्या इस बात के लिए बंदरों को दोष दिया जाए? हमारे द्वारा उन्हें लगातार भोजन दिए जाने से ही उनकी आदतों में बदलाव आया है, जिससे बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। हाईवेज पर बंदरों को खिलाने की आदत भी सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए एक खतरा बन चुकी है।
पिछले कुछ वर्षों में इस कारण कई घातक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बंदरों को खिलाने के लिए मंदिरों में किसी खास इलाके को चिन्हित किया जाना चाहिए जो व्यस्त इलाकों से दूर हो, और ताकि बंदरों का सामना इंसानों से न हो। हमें यह समझना चाहिए कि इस मुसीबत के लिए हमारी आदतें ही जिम्मेदार हैं, जिनसे जिंदगी और संपत्ति को खतरा पैदा होता है। अगर हम बंदरों को खिलाना बंद कर देंगे तो वे फिर से शहरों से बाहर चले जाएंगे और ये जगहें इंसानों द्वारा बनाए गए आहार स्थलों, हाईवेज और व्यस्त नगरों से दूर होंगी। हमें आपके बहुत सारे पत्र मिले हैं जिसमें एपिसोड 1 में पूछे गए सवाल के सही उत्तर दिए गए हैं। तो आइए जानें कॉन्टेस्ट नंबर 1 का सही जवाब। कॉन्टेस्ट नंबर 1 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है, और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम हैं: दादरी से राहुल शर्मा, लखनऊ से RS सोनी, गोवा से ओमकार करपे, पटना से प्रणय और धनबाद से राज वर्मा। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, नासा के रोवर पाथफाइंडर ने अंतरिक्ष के लिए कब उड़ान भरी? A 6 दिसंबर 1994, B 5 दिसंबर 1994 या C 4 दिसंबर 1996? इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे पते पर जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा और हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ नई जानकारियों से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने अगले अंक में हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह पर भविष्य में भेजे जाने वाली योजनाओं पर।